हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रो आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम अपनी एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला चैप्टर करने जा रहे हैं विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो कर लो, देख लो उसको, क्योंकि एनसीईआरटी को करने का सबसे बढ़िया तरीका है बेटा क्वेश्चंस के थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू, ट्रू फॉल्स के थ्रू, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू उसको याद करना। तो एक टाइप से वो क्विज भी हो जाती है और आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस रिवाइज भी हो जाती हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हो अब अपना चैप्टर जो कर रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका जो पहला क्वेश्चन है बेटा उसको रीड करके जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डैश एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस। बेटा फिलामेंट आपको पता है स्टेमन का पार्ट है। फिलामेंट का कौन सा एंड है जो कि थैलेमस से अटैच होता है? तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है बेटा, जो किससे अटैच होता है? थैलेमस से ही। आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। अगर आप आंसर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, नहीं कर पाए तो इसको याद कर लो यहाँ से। उसके बाद द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर सेम इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। वो कह रहा है अलग अलग स्पीशीज के अंदर लेंथ ऑफ स्टेमन जो है वो सेम होता है। नहीं भाई, अलग अलग स्पीशीज में लेंथ ऑफ स्टेमन तो अलग अलग ही होगा ना, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गई। द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। आपको एंथर के बारे में कुछ टर्म्स हैं जो कि याद रखनी है कि एक एंजियोस्पर्मिक, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो एंथर होता है वो टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल मतलब फोर साइडेड है। जब आप काटोगे तो उसमें आपको चार साइड दिखेंगी, तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। उसके अलावा आपने देखा कि बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंड ईच लोब इज डाइथीकस। ठीक है, तो डाइथीकस स्ट्रक्चर होता है। ये तीन स्टेटमेंट्स आपको रिवाइज करके रखनी है, लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही लिखी हुई है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज हेट्रोजिनस सेल्स कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा क्या होता है? जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, कहां पर? एंथर के अंदर कितने होते हैं? टोटल चार। इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू क्योंकि एक टिश्यू है तो सिमिलर टाइप के सेल्स को मिला के बना होगा, तो होमोजीनस सेल्स की लेयर है ना कि हेट्रोजीनस। तो यहां पर ये स्टेटमेंट थी, तो ट्रिकी हो सकता था कुछ बच्चों के लिए, पर ये गलत लिखा हुआ हेट्रोजीनस, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गई। यहां पे होमोजीनस आना चाहिए था। नेक्स्ट आपको कह रहा है सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। ये भी ट्रू और फॉल्स टाइप का ही क्वेश्चन है, आगे लिखा नहीं है बट हाँ ट्रू फॉल्स ही है क्योंकि स्टेटमेंट दी हुई है। तो टेपिटम के जो सेल्स हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिखी हुई है, ये बात बिल्कुल होता है। और दूसरा, ये बाइन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। यस बिल्कुल, ये बाइन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। दे कैन कंटेन सेवरल न्यूक्लियस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बेटा, सही स्टेटमेंट है ये। उसके बाद द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स फर्दर एंड बिकम डैश। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो डेवलपमेंट के बाद क्या बनाएगा? तो याद करो बेटा, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं चार। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन। और जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी डेवलप होके अब माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं कहलाएगा। अब वो क्या कहलाएगा? याद करो, अब वो कहलाएगा पॉलन सैक। तो अगर आपका आंसर पॉलन सैक था तो बहुत ही बढ़िया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। पॉलन सैक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की होपफुली आपको चार लेयर्स याद होंगी बाहर से अंदर की तरफ। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ठीक है। उसके बाद अंदर वाली जो लेयर आती है दैट इज हाइपोथीसियम। फिर क्या आती है? मिडिल लेयर। उसके बाद क्या आती है? टेपिटम। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो टेपिटम है। याद करो, टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को आपके नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? ठीक है, तो ये टेपिटम ही है जो प्रोवाइड करती है। तो याद रखना है सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज व्हाट? टेपिटम। लेकिन हमने रिवाइज कर ली बाहर वाली सारी लेयर भी, तो कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। नाउ इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम अ कॉम्पैक्ट एरे अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज। तो आपको पता है ये बात कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टिश्यू भरा हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? उसको बोलेंगे हम स्पोरोजिनस टिश्यू। अगेन स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर आपका आंसर स्पोरोजिनस टिश्यू था तो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपको द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन आर लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड। ठीक है, तो स्टेमन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है? तो बिल्कुल सही मानना है आपका भी, फिलामेंट। ठीक है। एंड अ टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर। तो जो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है टर्मिनल के ऊपर उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको हम बोलते हैं एंथर। तो एंथर इज बाइलोब्ड।
तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाई गई है, अगर आप कर पाए तो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज, एक एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, तो अभी अभी आपको रिवाइज कराई स्टेटमेंट, वैसे तो तुरंत आपको आंसर आ जाना चाहिए। बाइलोब्ड होता है, कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, एंड ईच लोब इज हैविंग टू थीका, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइथीकस। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइथीकस। ठीक है, तो डाइथीकस अगर आपका आंसर है तो बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। आगे बोल रहा है द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा यहाँ से। एक्साइन किस चीज की बनी होती है, तो स्पोरोपोलेनिन। किस चीज की बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन जो है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, ना इस पे एसिड का फर्क पड़ेगा, ना बेस का, ना मॉइस्चर का, ना प्रेशर का, ना टेम्परेचर का, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है स्पोरोपोलेनिन के ऊपर। तो स्पोरोपोलेनिन जो है वो बहुत ही रिजिड होती है, और वो चाहिए भी, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर आपको मेल गैमेट को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, यही एक रीजन है बेटा स्पोरोपोलेनिन का एक्साइन में प्रेजेंट होना। एक रीजन है कि जो पोलन ग्रेन है उनका फॉसिलाइजेशन हो जाता है। फॉसिलाइजेशन मतलब फॉसिल्स की फॉर्म में आपको पोलन ग्रेन बहुत सारे मिलते हैं। क्या रीजन है पोलन ग्रेन का फॉसिल्स की फॉर्म में मिलने का, रीजन ये है कि यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन होता है जिसको डिग्रेड करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। और वो कहाँ होता है, एक्साइन में कि इंटाइन में, एक्साइन में। ठीक है, इंटाइन तो नॉर्मल बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, जो प्लांट की नॉर्मल सेल वॉल है उस चीज की बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द पोलन ग्रेन in pollen grain exine has a prominent aperture called as germ pore where sporopollen is absent। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कह रहा पोलन ग्रेन के ऊपर एक पोर प्रेजेंट, ओपनिंग्स प्रेजेंट है जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होगी। अच्छा, ये ओपनिंग एब्सेंट क्यों है, इस बात को समझने की कोशिश करो। इसीलिए क्योंकि बेटा आप सोचो अगर पूरे में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होगा, अभी मैंने आपको बताया कि स्पोरोपोलेनिन बहुत रेजिस्टिव है, तो अगर मेल गैमेट को बाहर आना होगा जब भी पोलन ट्यूब बनानी होगी, तो मेल गैमेट बाहर कैसे आएगा अगर पूरे में स्पोरोपोलेनिन होगी। तो नेचुरली जगह जगह पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, मतलब एक्साइन एब्सेंट है लेकिन इंटाइन प्रेजेंट होगी, याद रखना है। तो जर्म पोर वो जगह है जो एक पोर जैसी जगह है जहां पर एक्साइन एब्सेंट है लेकिन इंटाइन प्रेजेंट है, और वहीं से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू होता है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन के टाइम पे। ठीक है, आगे बोल रहा है द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। तो ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो इनर है उसको एंटाइन ही बोलेंगे। उसके बाद द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन मदर सेल, पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म पोलन ग्रेन। नहीं भाई, माइटोसिस नहीं, मियोसिस। तो पोलन मदर सेल जिसको हम मियोसाइट भी कहते हैं, ऐसे सेल जो मियोसिस करते हैं उनको मियोसाइट बोला जाता है। तो पोलन मदर सेल एक डिप्लॉइड सेल है जो कि मियोसिस करेगा, कौन से डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन विच इज मियोसिस, और चार क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा फिर पोलन ग्रेन बनेगा ऑब्वियसली, बट हाँ अगर मैं फाइनल स्टेज देखूं तो चार पोलन ग्रेन मिलेंगे। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस नहीं मियोसिस आएगा। आगे देखो, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड -196 डिग्री सेल्सियस, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, बिल्कुल सच लिखा हुआ है। स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। व्हीट एंड राइस पोलन ग्रेन हैव लॉन्ग पोलन वायबिलिटी। नहीं भाई, 30 मिनट्स की वायबिलिटी आपके एनसीईआरटी में लिखी है। पोलन ग्रेन प्लांट से एंथर से निकलने के बाद कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा, कितने टाइम तक उसके अंदर जो मेल गैमेट है, जो सेल्स हैं वो जिंदा बचेंगे। तो 30 मिनट्स तो लॉन्ग कैसे हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद बेटा मैचिंग है हमारी फेवरेट, मैचिंग देख लेते हैं। द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट यू ऑलरेडी नो, हमने लिखा हुआ है थैलेमस से अटैच होता है, पहला क्वेश्चन ही ये था, तो एक आंसर हमको मिल गया। द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द पोलन सैक, दूसरा भी हमने पढ़ा हुआ है, 2 हो गया। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टिव, ये भी हम रिवाइज कर चुके हैं, 3 हो गया, तो बचा 4। प्लॉइडी ऑफ टेट्राड, ठीक है, तो जो 4 सेल बनेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर, तो वो कैसा होगा, ठीक है, या मेगास्पोर टेट्राड में भी जो मेगास्पोर बनेंगे वो हैप्लॉइड होते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर वो हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड इन नेचर। तो अगर आपका ये आंसर है तो बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आगे देखो, इन अ मैच्योर्ड पोलन हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एंड राइट देयर नेम ऑल्सो। तो एक पोलन ग्रेन के अंदर, मैच्योर पोलन में आपके एनसीईआरटी में 2 लिखे हैं, यू हैव टू रिमेंबर 2 न्यूक्लियर आर प्रेजेंट, और इनके नाम भी लिखने हैं आपको। तो नाम क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और एक हो जाएगा जेनरेटिव। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जो 60% केसेस हैं उसमें जिस स्टेज पे शेड होता है पोलन ग्रेन, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव होता है। लेकिन इसका मतलब क्या सर, 3 नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं 40% ऑफ द केसेस में। कौन सा 40% ऑफ द केस है, आपका जो एंजियोस्पर्म्स है 40%। एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट है
कि 60% ऑफ द केसेस जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म है उसमें 2 सेल स्टेज पे जाता है, तो न्यूक्लियस भी 2 हो गए। और 40% केस में जब एंथर से रिलीज हो रहा है पॉलन ग्रेन तो 3 सेल स्टेज पे जाता है, ठीक है। लेकिन हम 60% को प्रेफरेंस देंगे ना भाई, ठीक है। हमको हमको सही आंसर करना है या सबसे ज्यादा सही आंसर करना है, सबसे ज्यादा सही, तो सबसे ज्यादा सही में 60% को कंसिडर करेंगे। और मैंने आपको नाम भी बता दिया, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लिया और एक जनरेटिव या गैमीट भी बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट, नेम एनी प्लांट दैट कॉज पॉलन एलर्जी, किसी प्लांट का नाम बताओ जो पॉलन एलर्जी करता है। तो आपके एनसीईआरटी में कैरेट ग्रास या फिर लिखा है क्या, पार्थीनियम, पार्थीनियम कैरेट ग्रास, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गई थी बेटा हमारी कंट्री के अंदर और ये हर जगह फैल गई और इसके जो पॉलन ग्रेन है वो एलर्जी कॉज करते हैं बहुत कॉमनली। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलन टैबलेट्स इन एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। तो रेस हॉर्सेस और एथलीट्स के अंदर पॉलन टैबलेट क्या काम कर रही हैं बेटा, तो इट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें वेजिटेटिव सेल है पॉलन ग्रेन के अंदर, तो वेजिटेटिव सेल एनर्जी देता है, इसलिए पॉलन टैबलेट्स का यूज होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलन बैंक। पॉलन बैंक मतलब जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप पॉलन ग्रेन को स्टोर कर देते हो। तो क्यों ही करते होगे आप पॉलन ग्रेन को स्टोर, तो आपको याद रखना है फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो, मतलब आपको बाद में पॉलन ग्रेन को यूज करके पॉलिनेट कराना है किसी दूसरे प्लांट को, लेकिन अभी स्टोर करने की जरूरत है, तो स्टोर कर देंगे पॉलन बैंक के अंदर, क्या दिक्कत है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन, बेटा देखो फैक्ट है और आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आप ये बहाना नहीं मार सकते कि हमको याद नहीं रहा, मार्क्स तो कट जाएंगे ना। तो 25 to 50 माइक्रोमीटर, माइक्रॉन लिखा है या माइक्रोमीटर लिखा है देख लेना, बट यही है आंसर। उसके बाद माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है डैश बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस, मतलब हर जगह फैल गया, एंड कॉजेस पॉलन एलर्जी, तो अभी बता चुका हूं आपको, पार्थीनियम कैरेट ग्रास, ठीक है, जंगली घास भी बोलते हैं इसको, तो ये हमने पार्थीनियम लिखा और हम आगे बढ़ेंगे अब। पेपेवर हैज डैश टाइप ऑफ पिस्टिल, तो पेपेवर आपकी एनसीईआरटी में बेटा डायग्राम दिया है, हिबिस्कस, मिशेलिया और पेपेवर, तीनों रिवाइज कर लेना, ठीक है, तीनों रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकता है या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना सकता है। बेटा पेपेवर में मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस टाइप की ओवरी है, सिन कार्पस मतलब मल्टीपल कार्पल्स होंगे, मल्टीपल फीमेल पार्ट हैं और वो आपस में फ्यूज्ड हैं, तो सिन कार्पस टाइप की ओवरी है, याद कर लेना है। उसके बाद एग एपरेटस हैज हाउ मेनी सेल्स, एग एपरेटस के पास कितने सेल्स होते हैं। पहले तो एग एपरेटस होता क्या है, तो आपको एम्ब्रियो सैक के अंदर झांकना पड़ेगा, मतलब ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक की बात याद करो, जहाँ 7 सेल डीट न्यूक्लिएटेड स्टेज पड़ी थी, वहां पे जो बेटा माइक्रोपाइल की तरफ जो पूरा का पूरा 3 सेल्स का ग्रुप बना होता है उसको एग एपरेटस कहते हैं। वो 3 सेल्स का ग्रुप कौन सा है, जिसमें से आपके पास 3 सेल्स हैं टोटल, जिसमें से 2 सेल हैं सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स याद आ रहा है, जिनके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में। और एक सेल है बेटा जिसको एग सेल कहते हैं। तो टोटल आपके पास 3 सेल है। हाउ मेनी पूछा है, हाउ मेनी टाइप पूछता ना तो 2 बोलते, क्यों, क्योंकि 2 सिनर्जिट्स एक ही काउंट होंगे टाइप में, टाइप तो एक ही है ना वो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द बेजल पार्ट ऑफ कार्पेल इज, बेजल पार्ट क्या बोलेंगे कार्पेल का, तो कार्पल का बेजल पार्ट ये हो गया कार्पल, इसके बेजल पार्ट को क्या बोलेंगे, बहुत ही आसान आंसर है, आप करोगे, आपकी नॉलेज की तौहीन नहीं करना चाह रहा हूँ आंसर करके, कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे 26 का क्या रहने वाला है, ठीक है। द सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, वो यहाँ पे आएगा, चलो ये बता देता हूँ, आप बोलोगे सभी पूछ लिया हमसे, ठीक है। यहाँ पे आने वाला है क्या, स्टिग्मा, सही लिखा है मैंने, स्टिग्मा, ठीक है। तो स्टिग्मा 26 का आंसर आपके ऊपर छोड़ा, आंसर कर देना ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ कथा सुनते हो या पार्टिसिपेट भी करते हो या कुछ सुन भी रहे हो, मेरी बात आपको समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, करो जाके आंसर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि द माइटोटिक डिवीजन विच अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम मेगास्पोर आर, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो माइटोटिक डिवीजन जिससे एम्ब्रियो सैक बनता है कैसे टाइप की होती है, तो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो माइटोसिस हो रहा है क्या उसमें पहले न्यूक्लियस बन रहे हैं या सीधा सेल बन जाते हैं, पहले न्यूक्लियस होते हैं। तो याद रखना है कि ये जो माइटोटिक डिवीजन होती है ये स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है,
फ्री न्यूक्लियर, याद रखना है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब होता है सिर्फ कैरोकाइनेसिस हो रही है शुरू में, एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, फिर उस 8 न्यूक्लियस में से 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, याद आ रहा होगा आपको पक्का। नहीं आ रहा है तो बेटा चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, वन शॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जाके देख लो। वेट मत करो, बाद में पछता के कुछ नहीं मिलेगा, जाके देख लो, ठीक है। तो ऊपर वाले 3 सेल जिनको एंटीपोडल्स कहते हैं, नीचे वाले एगैपरेटस 3 सेल्स, ठीक है, और बीच में क्या आने वाला है आपके पास सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस वाला एक सेल विच इज सेंट्रल सेल, याद रखना है। चलो उसके बाद कह रहा है एन ओव्यूल हैज जनरली 1 एम्ब्रियो सैक, ट्रू। एक ओव्यूल के पास जनरली लिखा है ना, ऑलवेज लिखा होता तो गलत हो जाता, जनरली लिखा है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, बिल्कुल सच स्टेटमेंट है, कोई गड़बड़ नहीं है स्टेटमेंट में। ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड एज एक्साइन एंड इंटाइन। छी छी कितना गंदा लिखा हुआ है, एक्साइन और इंटाइन कहाँ पोलन गेन की लेयर है, ओव्यूल के ऊपर बोल रहा है, फॉल्स हो गया, बहुत ही ज्यादा फॉल्स। ओव्यूल के ऊपर की क्या होती है कवरिंग बेटा, ओव्यूल के ऊपर की कवरिंग को कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। नहीं याद आ रहा तो ओव्यूल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। ओव्यूल के ऊपर बेटा 2 कवरिंग्स, ठीक है, ये बना दिया, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट, दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट। इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं, इसको चलाजल बोलते हैं। यहाँ जो टिश्यू भरा हुआ है दैट इज न्यूसेलस, ठीक है। ये जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम होता है क्या, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस, और जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल अटैच होती है दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। रिवाइज हो गया पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं एक कंबाइंड आपकी वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूरी आपकी बुक के क्या रहने वाले हैं, डायग्राम्स रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपका डायग्राम कभी नंबर नहीं कटेगा, तो चिंता मत करो, पूरा प्लान है मेरे दिमाग में आपको कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो बस फॉलो करते रहो एकदम बढ़िया से, वीडियो को लाइक करते रहो, मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रही है वीडियो, आपके काम आ रही है वीडियो, ठीक है, मेरी मेहनत खराब नहीं जा रही है। और दूसरा, वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, और वो भी एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करता है मेरे, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर दो। तो चलो आगे 31st क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाइलम इज द रीजन वेयर बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल। तो ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। अभी पढ़ाया, गलत हो ही नहीं सकता है क्योंकि अभी पढ़ा है तुम लोगों ने। न्यू सेल्स इज द मास ऑफ सेल्स एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट, ये भी बिल्कुल सच लिखा है, कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है इसके अंदर भी, अभी आपको ओव्यूल का डायग्राम पढ़ाया तो वो भी आपको समझ में आ रहा है, राइट। उसके बाद कह रहा है ओनली द नॉन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। छी छी कितनी गंदी बात लिखी है, नॉन फंक्शनल नहीं भाई, फंक्शनल, फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। आगे बोल रहा है व्हेन एन एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जब एक एम्ब्रियो सैक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिल्कुल सच बात है, ठीक है। याद आ रहा है आपको कि यहाँ पे आपके पास 4 मेगास्पोर बनते हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 डीजेनरेट हो जाएगा, एक बचेगा, और यही आगे जाके पूरा का पूरा डेवलपमेंट करेगा, इसको बोलते हैं क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या, नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो फिर से बढ़िया सवाल अपने वाला। नेक्स्ट बोल रहा है सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल में इनमें से क्या आने वाला है, तो पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के पास होता है, इसका फर्स्ट हो गया। एग सेल एग एपरेटस का पार्ट होता है, तो एग एपरेटस का 2 हो गया। उसके बाद एंटीपोडल सेल चलाजल एंड की तरफ होता है क्या, एंटीपोडल्स, बिल्कुल सच बात लिखा है, तो चलाजल एंड इसका 3 हो गया। मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी में मियोसिस होती है, बिल्कुल सच बात है, तो उसका 4 हो गया। और एम्ब्रियो सैक किसको कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को, इसका हो गया 5। याद रखना है, एक और बात सुनना जरा, ओव्यूल को कहते हैं बेटा मेगास्पोरेंजियम, पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लो इसको। ओव्यूल को बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम, जबकि एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज फीमेल गैमीटोफाइट। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जब आएगा तो याद करना कि सर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, पढ़ा दिया था, लेकिन इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इन इन फ्लावरिंग प्लांट द फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल इज, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल को क्या बोलते हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि आपने सही आंसर कर दिया होगा, गाइनोशियम। क्या बोलते हैं इसको हम, गाइनोशियम। उसके बाद व्हाट डू वी से इफ गाइनोशियम ऑफ अ फ्लावर हैज मेनी कार्पल, अगर बहुत सारे हैं तो उसको बोलते हैं हम मल्टी मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी, बिल्कुल सही है अगर आपने मल्टी कार्पेलरी आंसर किया। इफ द गाइनोशियम हैज मैनी कार्पल मतलब मल्टी कार्पेलरी है और फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, सिन कार्पस, सिन कार्पस। सिन कार्पस का एग्जाम्पल अभी पढ़ा पेपेवर, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड एज, तो मेगास्पोरोजेनेसिस, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस। ऑब्वियसली मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, गुड। उसके बाद हाउ मेनी सेल्स एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक, कितने सेल और होते हैं मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो आपको याद आ रहा होगा शायद, ठीक है, शायद याद आ रहा होगा, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, और एक सेल बीच में जिसके पास 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। उसके बाद आपको बोल रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, तो ये स्टेटमेंट है तो ट्रू फॉल्स बताना होगा, और मेरे अकॉर्डिंगली तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अगर आपको नहीं पता चला है क्या बोल रहा है। बेटा क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, वो फ्लावर जो कभी नहीं खुलते हैं उनको क्लिस्टोगैमस कहते हैं, और जो कभी नहीं खुलेंगे तो सोचो और बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब अंदर ही एंथर और अंदर ही स्टिग्मा, कहने का मतलब है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अंदर ही प्रेजेंट है और बंद है फ्लावर, तो इसका मतलब ना ही अंदर का पॉलन ग्रेन कभी बाहर जा पाएगा, ना ही बाहर का पॉलन ग्रेन कभी अंदर आ पाएगा। तो ये सेल्फ पॉलिनेटिंग ऑटोगैमस फ्लावर होते हैं हमेशा। तो किसी एक ऑटोगैमस फ्लावर का एग्जांपल बताओ, कोई पूछेगा तो कहना क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जनरली ऑटोगैमस। अभी क्लिस्टोगैमस फ्लावर का फायदा क्या है कि पॉलिनेटर हो या ना हो, भाड़ में क्या पॉलिनेटर, अपने को जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा और फ्लावर कभी खुलेगा ही नहीं, तो उसको क्या मतलब किसी पॉलिनेटर से। तो एश्योर्ड सीड सेट, सीड बनेगा ही बनेगा, पॉलिनेटर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर एश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन होता है किसमें, क्लिस्टोगैमस के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना, याद रखना है। उसके बाद द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज, अरे इतना आसान सवाल क्यों, आसान सवाल है तो इसको बोलेंगे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर, फ्लावर क्या रहना चाहिए बेटा, सेम रहना चाहिए, तो फ्लावर सेम होगा तो ऑब्वियसली प्लांट भी क्या रहेगा, रहेगा सेम रहेगा, और इसको बोलते हैं हम ऑटोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन तो बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम होता है, यहाँ पे फ्लावर भी सेम है, तो प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम, ऑटोगेमी। ठीक है, प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट, जिटोनोगेमी, और प्लांट ही डिफरेंट तो क्या बोलेंगे हम उसको, जीनोगेमी। नेक्स्ट कह रहा है आपको फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो द डैश अंडरगो डैश डिवीजन। ठीक है, तो एम्ब्रियो को बनाने के लिए कौन है जो डिवाइड करता है, तो एम्ब्रियो को बनाने के लिए आपका मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो कौन सा टाइप के डिवीजन, मियोसिस, मियोटिक भी लिख सकते हो, मियोसिस डिवीजन एंड डैश डिवीजन। तो पहले मियोसिस करेगा फिर माइटोसिस करेगा। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है। इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। ऑब्वियसली बात है ना कि एम्ब्रियो सैक अगर आपको बनाना है, ठीक है, एम्ब्रियो बनाना है अगर आपको, तो पहले मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा जिसको हमने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला, फिर बाद में बेटा माइटोसिस, मियोसिस करेगा जैसे 4 सेल बनेंगे, आई एम सॉरी, और उसके बाद बेटा माइटोसिस करेगा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको बोल रहा है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अब देखो अनदर फ्लावर आ गया लेकिन सेम प्लांट आ गया, तो कौन आ जाएगा इसमें, जीटोनोगेमी। ठीक है, तो जीटोनोगेमी। उसके बाद जीनोगेमी इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। सही तो लिख रहा है, जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन है, फ्लावर प्लांट चेंज होगा तभी जेनेटिक्स चेंज हो रहा है, तो प्लांट इसी में डिफरेंट है, चाहे ऑटोगेमी ले लो चाहे जिटोनोगेमी ले लो, दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर है। जबकि जिटोनोगेमी में तो एक स्टेटमेंट दी हुई है एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, जिटोनोगेमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेम है, एंड इट इज फंक्शनली सिमिलर टू जीनोगेमी, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, पॉलिनेटर चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिटोनोगेमी इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी एंड फंक्शनली सिमिलर टू जीनोगेमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, वाटर इज मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट इन एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, वाटर जो है वो मोस्ट कॉमन है एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर, तो आपकी एनसीईआरटी की बेटा स्टेटमेंट बोल रहा है फॉल्स इसको। ठीक है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि वाटर नहीं है बेटा, बल्कि वाटर तो रेयर है बहुत एंजियोस्पर्म्स के अंदर।
ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत रेयर है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स। ढूंढना इस स्टेटमेंट को, मिल जाए तो बताना, ठीक है। 30 जेनरास जो हैं, और वो भी सिर्फ मोनोकॉट, उन्हीं में दिखता है आपको जनरली क्या, वाटर पॉलिनेशन, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ट्रू हो गई ये स्टेटमेंट। इन वेलिस्नेरिया द पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, पॉलिनेटिंग एजेंट वेलिस्नेरिया में वाटर होता है, ये भी सच बात है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला दो एग्जाम्पल दिए फ्रेश वाटर के, जूस्टेरा एक एग्जाम्पल दिया है मरीन का, ठीक है। और कुछ बेटा धोखेबाज भी हैं। धोखेबाज बोले तो नाम में वाटर आ रहा है लेकिन वाटर पॉलिनेशन नहीं करते। कौन कौन, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ठीक है, इसीलिए धोखेबाज बोला मैंने इनको, आपको समझ में आ रहा होगा। कंफ्यूजन हो सकती है, आपसे पूछेगा वाटर हाइसिंथ बताओ कौन सा टाइप की पॉलिनेशन करता है, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में रहेगा वाटर हाइसिंथ, वाटर तो नाम में आ रहा है, टिक करो भाई वाटर पॉलिनेशन। ये कैसा आसान सवाल है, नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, इनमें जो फ्लावर होता है, ठीक है, जो फीमेल फ्लावर है वो पानी की सरफेस के ऊपर आ जा रहा है। अब पानी की सरफेस के ऊपर आ गया तो जो पॉलन ग्रेन आएगा वो छलांग मार के तो चढ़ेगा नहीं ऊपर, इसलिए इनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होती नहीं है, बेशक ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक प्लांट्स है लेकिन वाटर पॉलिनेशन नहीं होती है। तो बढ़िया से सवाल बन गए आपके, ठीक है, याद रखना। डायोशियस कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोशियस? डायोशियस का मतलब होता है एक प्लांट पे या तो मेल प्रेजेंट है या फिर फीमेल प्रेजेंट है, तो डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, लिख लो भाई, यूनिसेक्सुअल। तो मोनोशियस का मतलब बताओ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोशियस? तो डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, तो मोनोशियस मतलब क्या, और आसान कर दिया, अब तो जाके बता दो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगेमी एंड जेटनोगेमी, तो डायोशियस कंडीशन ऑटोगेमी भी प्रिवेंट करेगा, जेटनोगेमी प्रिवेंट करेगा। सोच के देखते हैं, अरे एक प्लांट के ऊपर या तो मेल है या फिर एक प्लांट के ऊपर सिर्फ फीमेल है, दोनों हो ही नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है सेम प्लांट का सेम फ्लावर या सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर कभी पॉलिनेट हो ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक प्लांट में मेल और फीमेल है ही नहीं साथ में। तो बिल्कुल सच लिखा है बेटा, ये बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है कि ऑटोगेमी और जेटनोगेमी दोनों, ठीक है। इसका बहुत बड़े एग्जांपल दिया आपकी एनसीईआरटी में, पपाया, ठीक है। ढूंढना एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लेकिन लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग इज समथिंग, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, डिवाइसेस होगा यहाँ पे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज समथिंग विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, तो बी का फर्स्ट। नेक्स्ट हो गया आपका कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, ऐसे फ्लावर जो कभी नहीं खुलते हैं, अभी बताया क्लिस्टोगैमस, और वो जो कैस्मोगैमस होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में मिलते हैं, तो तीन दिए आपकी एनसीईआरटी में, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमलिना, तीन एग्जांपल हैं, जिसमें से यहाँ पे मेरे को सी में ऑक्सैलिस दिख रहा है, तो 2 इस पे टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे देखो मतलब मैच करूंगा। उसके बाद एमोर्फोफेलिस, बेटा टॉलेस्ट फ्लावर होता है एमोर्फोफेलिस, याद रखना है आपको, पॉलिनेशन में लिखवा है, वहां पे दो एग्जांपल दिए, एक तो एमोर्फोफेलिस ओवी पोजीशन, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को ओवी पोजीशन के लिए, एग लेइंग पोजीशन के लिए, इतना बड़ा है, इंसेक्ट सोचते हैं कि भाई ये तो एकदम बढ़िया विला मिल गया है हमको फ्री में, है ना, महल के अंदर जाके एग लेकर के आएंगे, तो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को अपने क्या क्या प्रोवाइड करके, ओवी पोजीशन। और एक मॉथ और यूका दिया है आपकी एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के अंदर, इकोलॉजी में भी क्वेश्चन आ सकता है, 1-to-1 रिलेशनशिप है मॉथ और यूका के बीच में, ठीक है, मॉथ और यूका, यूका और मॉथ दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं करेंगे, ये भी एक प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप का एग्जांपल हो गया, ढूंढना एनसीईआरटी में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जूस्टेरा, जूस्टेरा अभी बताया आपको, वाटर पॉलिनेशन करेगा, लेकिन फ्रेश से कि मरीन से, मरीन से, तो फोर्थ, बट है तो वाटर पॉलिनेशन ही ना, फ्रेश हो चाहे मरीन हो। उसके बाद विच जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, कौन सा जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, तो इसको बोलते हैं हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक बोल दिया। अब कोई भी आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं लिख सकते हो तुम, ऐसा आउटब्रीडिंग डिवाइस जो कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई। इसमें आएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, जिसके केस में क्या होगा कि अगर पॉलन ग्रेन सेम प्लांट का है तो वो इनकम्पैटिबल कहलाएगा और वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा। तो पॉलन ट्यूब इनकम्पैटिबल टाइप का पॉलन ग्रेन नहीं बना पाता है, क्योंकि वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं करेगी, वो सेम प्लांट का है, ठीक है। और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, बायोकेमिकली और जेनेटिकल कंट्रोल होता है इसका। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर आप में से किसी ने भी आंसर किया तो बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपने आंसर किया और नहीं किया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सीरीज चलाई ही इसीलिए ताकि चीजें आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। आगे देखो, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो आंसर कर पाओगे क्या, कौन सा टाइप की, सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ में भी कौन सी, ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ में भी कौन सी, ऑटोगेमी, बहुत ही बढ़िया। अगला बोल रहा है हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन, दो, और इन दोनों का नाम आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है विच टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा, कौन सा टाइप का पॉलन ग्रेन है जो कि स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है, अभी बताया। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से क्वेश्चन है एक्चुअल में ये, तो कौन से वाला, कंपैटिबल टाइप का कि इनकम्पैटिबल टाइप का, इन नहीं, जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, कौन सा जर्मिनेट करेगा, इनकम्पैटिबल तो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम कंपैटिबल, कंपैटिबल टाइप का होगा जो कि क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। कंपैटिबल पॉलिनेशन, पीजी बोले तो पॉलिनेशन, पूरा लिख देता हूँ। सनफ्लावर शोज डैश पॉलिनेशन। अब आपको ये लगेगा सर ये एग्जांपल कहाँ से उठा के लिए, सनफ्लावर तो हमने चैप्टर पढ़ा था तो नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स देखने जाओगे तो आपको डायग्राम्स में सनफ्लावर का डायग्राम बना हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, और वहाँ पर नीचे आप जब जाओगे ना तो सनफ्लावर नाम नहीं लिखा है डायग्राम का, डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया, माइन्यूट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सनफ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन करता है, क्या स्टेटमेंट में दिया है एनसीईआरटी में, नहीं। तो क्या मतलब सर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हुआ, नहीं। एनसीईआरटी में डायग्राम बना के नीचे क्रॉस पॉलिनेशन लिख दिया है भाई, ठीक है, डायग्राम बनाया क्रॉस पॉलिनेशन लिख दिया, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद वाटर लिली शोज वाटर पॉलिनेशन, देखो याद आ रहा है धोखेबाज, नाम में वाटर है तो देखो कितनी बढ़िया स्टेटमेंट लग रही है, कोई भी सोच के बोलेगा सही तो लिखा है, वाटर लिली है तो वाटर पॉलिनेशन करेगा, नहीं करेगा फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे देखो, पपाया प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, पपाया में ऑटोगेमी जिटेनोगेमी दोनों प्रिवेंट होती है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल। पपाया डायोशियस है, मतलब या तो मेल या फीमेल एक ही प्लांट पे, या तो एक प्लांट पे मेल होगा या एक प्लांट पे फीमेल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोगेमी जिटेनोगेमी दोनों ट्रू है स्टेटमेंट, बहुत ही बढ़िया, स्टार मार्क कर लेना मेरी तरफ से। उसके बाद रिमूविंग ऑफ स्टेमन एट द इमेच्योर स्टेज इज कॉल्ड एज, स्टेमन को काट के निकाल दिया इमेच्योर स्टेज पे, इसको कहते हैं ईमैस्कुलेशन, ईमैस्कुलेशन याद आ रहा है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल टाइप के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आता है, जिसमें आपने पढ़ा इमैस्कुलेशन बैगिंग, फिर रीबैक कर देते हैं उसको। तो इमैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को, एंथर्स को काट देना, मैस्कुलाइन मतलब मेल, इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, ठीक है। और ये अर्ली इमैच्योर स्टेज पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ही फ्लावर मैच्योर हो गया तो भाई एंथर जो है वो तो पॉलन ग्रेन रिलीज कर चुका है ना, और एंथर पॉलन ग्रेन अगर रिलीज कर ही चुका होगा तो अब एंथर को काट के क्या कर लोगे आप, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। आगे देखो, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है उसको कहते हैं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बिल्कुल सही है, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपके पास, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, दोनों का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, आई एम सॉरी दैट इज नॉट पार्थिनोकार्पिक, दैट इज फॉल्स फ्रूट, बनाना, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक के एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, बनाना, बनाना, सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं इनको हम, तो पार्थिनोकार्पिक। आगे बोल रहा है द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल न्यूसेलस एंड फॉर्म्स, ठीक है, जो सबसे पहला मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ क्या करेगा बेटा, फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बनाएगा। मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट ही तो बनाएगा। टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, जाके रिवाइज करना अगर नहीं समझ में आया तो। डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट आते हैं, जिसमें से एक फ्यूज करता है आपके किससे, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक फ्यूज करता है एग के साथ, एग के साथ फ्यूज करने वाला जाइगोट बनाता है, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने वाला प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाएगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, और फिर जाके एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड होगा, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद देखो द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, देखो कितना आसान हो गया, ट्रिप्लॉइड 3n। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, सच बात है बिल्कुल, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए एम्ब्रियो से पहले बनता है, क्योंकि एम्ब्रियो बनने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो एंडोस्पर्म देगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है एनसीईआरटी का कि बताओ आप क्यों ऐसा है कि एंडोस्पर्म फॉर्म्स प्रायर टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से पहले क्यों बन जा रहा है एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। बहुत बढ़िया। आगे, इन कोकोनट द एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बिल्कुल सही लिखा है। वैसे होता तो कोकोनट में दोनों है, लेकिन ये नहीं लिखा है ओनली फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, बिल्कुल। और फ्री न्यूक्लियर जो होता है बेटा ये फ्लूइड होता है नेचर के अंदर, और याद आ रहा है टेंडर कोकोनट वाटर, जो कोकोनट का वाटर है फ्री न्यूक्लियर है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म कौन सा होगा, जो सेल हार्डनिंग हो चुकी होगी उसको कहते हैं कर्नल या गिरी। तो कोकोनट में आप जो कर्नल गिरी खाते हो व्हाइट वाली, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो पानी पीते हो दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद द ओवरी इज अ राइपन्ड ओव्यूल, है ये क्या लिख दिया, ठीक है, राइपन्ड ओव्यूल तो सीड होता है, तो ओवरी कहाँ से आ गया, गलत हो गया, फॉल्स, चलो ठीक है, मतलब मैच्योर होने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा ना भाई, ठीक है, ओवरी तो ठीक है, कुछ भी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है।
अगर आप स्टडी कर रहे हो एम्ब्रियो की तो क्या बोलेंगे उसको, एम्ब्रियोजेनेसिस, कोई शक वाली बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं दिख रही स्टेटमेंट में। उसके बाद टू कॉटिलिडन्स आर फाउंड इन मोनोकॉट सीड, अरे मोनोकॉट का मतलब ही होता है सिंगल मोनोकॉट, सिंगल कॉटिलिडन, तो फॉल्स हो गया ना ये तो। ठीक है, मैंगो द मीजोकार्प इज एडिबल पार्ट, बिल्कुल सच बात है। जो मैंगो में आप खाते हो ना बेटा बढ़िया से, छिलका उतारने के बाद जो खाते हो एक्चुअल में पल्प, दैट इज मीजोकार्प। ठीक है, सही लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी रिवाइज कर लेना, फ्रूट की वॉल को बोला जाता है पेरिकार्प, क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, जिसके 3 लेयर्स होते हैं, एक होता है एपिकार्प, एक होता है मीजोकार्प, एपी, मीजो, और एक होता है एंडोकार्प। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मैंगो की बात करूं तो ध्यान से सुनना, मैंगो में जो आप उसका छिलका, पेपरी कवरिंग, थिन कवरिंग उतार देते हो दैट इज एपिकार्प, जो खाते हो पल्प दैट इज मीजोकार्प, और उसका अंदर जो सीड के ऊपर स्टोनी हार्ड कवरिंग चढ़ी होती है दैट इज एंडोकार्प, याद रखना है। उसके बाद पी एंड ग्राउंडनट जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, बिल्कुल सच लिखा हुआ है बेटा। नॉन एंडोस्पर्मिक कौन से सीड होते हैं, नहीं पता तो जाके रिवाइज कर लो, लेक्चर रिकॉर्डेड है, अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे। एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। डाइकॉट सीड जो है वो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, और पी और ग्राउंडनट डाइकॉट है, इस वजह से बेटा यहाँ पर क्या है, एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। एंडोस्पर्म नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिख रहा है, एंडोस्पर्म बना क्यों था, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, डेवलपमेंट के लिए। तो अगर एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट में पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लेता है तो एंडोस्पर्म नहीं दिखेगा सीड में, तो एब्सेंट होता है यहाँ पे, सिंपल फंडा है। उसके बाद सीड ऑफ मेज एंड व्हीट आर एंडोस्पर्मिक, तो ये भी बिल्कुल सच बात लिखी हुई है, मेज और व्हीट जो है वो मोनोकॉट्स हैं और उनमें एंडोस्पर्म दिखता है, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच लिखी हुई है। उसके बाद व्हाट इज पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, अभी देखो एक तो पेरिकार्प पढ़ाया था आपने, फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं, व्हाट इज पेरिस्पर्म, तो अगर बेटा सीड के अंदर परसिस्टेंट परसिस्टेंट रेजिडुअल रेजिडुअल न्यूसेलस न्यूसेलस दिखे तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेरिस्पर्म। न्यूसेलस कहाँ था, तो याद करो अभी ओव्यूल का डायग्राम बनाया था, तो इंटेग्यूमेंट के अंदर जो टिश्यू भरा होता है दैट इज न्यूसेलस। होता ये है कि जब एम्ब्रोसाइट डेवलप होता है, पूरा डेवलपमेंट होता है ओव्यूल का सीड के अंदर, तो न्यूसेलस यूज हो जाता है। तो जनरली सीड में न्यूसेलस नहीं दिखता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है, इनके सीड के अंदर आपको न्यूसेलस दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि पूरा यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना है, अगर न्यूसेलस दिख रहा है सीड में तो उसको न्यूसेलस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म। ठीक है, एंड व्हाट इज पेरिकार्प, दैट इज फ्रूट वॉल, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। उसके बाद द टर्म यूज्ड फॉर फ्रूट दैट आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये तो आंसर कर ही दोगे क्योंकि रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, गलती से रिपीट हो गया, बट आपको पता होना चाहिए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आंसर करोगे। एग्जाम्पल है बनाना, बट बोलते क्या है ऐसे टाइप के फ्रूट को वो आप बताओगे। नेक्स्ट, इफ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, सही लिखा है। ठीक है, अगर फीमेल है पेरेंट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं पूरे प्लांट के ऊपर तो इमैस्कुलेशन नहीं करना है। अरे तो इमैस्कुलेशन कर भी कैसे सकते हो, करके दिखाओ। इमैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को हटाना, रिमूवल ऑफ एंथर, कटिंग एंड रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, तो कैसे हटाओगे जब है ही नहीं, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गई ना, ट्रू, सही लिखा है। द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड दैट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी, क्या बोलते हैं इसको हम, पॉली एम्ब्रियोनी। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देख लो। ठीक है, ऐसा 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 टाइप की प्रोसेस जिसके अंदर सीड बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस याद रखना है। व्हाट वाज पार्थिनोकार्पी, fruit without fertilization, formation of fruit without fertilization is parthenocarpy, and the formation of seed without fertilization is apomixis। ठीक है, सीड बन जा रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब एसेक्सुअली प्रोडक्शन से सीड बन रहा है, तो क्या इस सीड में वेरिएशन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअली प्रोडक्शन, लेकिन सीड बन रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो ये सीड जब ग्रो कराओगे तो आपकी वेराइटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी वेराइटी। ठीक है, उसके बाद डैश एंड डैश शोज एपोमिक्सिस, तो दो आपको एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, एक है एस्टरेसी और एक है ग्रासस। इनके अंदर आपको क्या दिखता है, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वाले टॉपिक में दिया हुआ है, जाके देखना अच्छे से, चीज़ों को रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक हमारा हो चुका है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और आपका ये वाला टॉपिक भी क्या हो चुका है, एनसीईआरटी का पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको समझ में आए बेटा आज का लेक्चर, हेल्पफुल लगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू ज़रूर दो। ठीक है,
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं है, जाके चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो अभी क्लिक कर दो बटन पे, और शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताओ आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। और ये पूरी सीरीज़ बेटा ख़त्म होने वाली है, चिंता मत करो। ठीक है, एक एक चैप्टर हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, मेरे साथ रिवाइज करोगे, एकदम मक्खन मलाई आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी, और आप देखोगे कि एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ रही हैं यहाँ से, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये वो मैंने पूरी एनसीईआरटी उठा के नहीं डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो सारी चीज़ें डाली हैं जो कि एग्जामिनर की बहुत ही फेवरेट रहती हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में बेटा अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली जेनेटिक्स का चैप्टर रहने वाला है। तो पढ़ते रहो अगली क्लास तक। थैंक यू सो मच।